किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा एवं अभिशासन गवर्नेंस शीर्षक के अंतर्गत पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि भारत में कृषि आधारित आजीविका की स्थिति, किसान उत्पादक संगठन की आवश्यकता एवं महत्व, एफपीओ की अवधारणा और उनके अभिशासन गवर्नेंस का ढांचा, एफपीओ में सदस्यों, बीओडी और सीईओ की भूमिका एवं जिम्मेदारियां। इस सत्र में हम जानेंगे कि किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को कानूनी दर्जा दिलाने की अहमियत क्यों है और एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा सकता है। सरला जी, मैं जानना चाहता हूं कि हमें अपना एफपीओ को रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है। क्या केवल किसानों का संगठन बनाने भर से काम नहीं चल सकता? मेरा मतलब है कि रजिस्ट्रेशन करवाना इतना जरूरी क्यों है? जी विनोद, अगर आपको अपने एफपीओ के जरिए कारोबार करना है तो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कारोबार के लिए कुछ लाइसेंस लेने जरूरी होते हैं और ये लाइसेंस कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड संस्था को ही मिल सकते हैं। शुक्रिया सरला जी। क्या आप उदाहरण देकर यह बात समझा सकती हैं? जी बिल्कुल विनोद जी, मैं कुछ उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करती हूँ। सबसे पहली बात, कानूनी दर्जा हासिल करने से आपके एफपीओ के कारोबार, उत्पादों और सेवाओं को एक अलग पहचान मिल जाती है। एक कारोबारी इकाई के तौर पर एफपीओ को दूसरे तमाम व्यावसायिक संस्थानों से रोजाना लेन देन करना पड़ता है, इसलिए इसको एक अलग व्यावसायिक पहचान दिलाने की जरूरत होती है। एफपीओ को ये पहचान कानूनी दर्जा हासिल होने से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, ज्यादातर कारोबारी संस्थान आपके एफपीओ से तभी जुड़ना पसंद करेंगे जब उसे कानूनी दर्जा हासिल होगा। इसलिए एफपीओ को दूसरे कारोबारी संस्थानों की तरह रजिस्टर्ड होना और उसके पास जीएसटी नंबर होना आवश्यक है। आगे हम कुछ और उदाहरणों से इसे विस्तार से समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर कोई एफपीओ कारोबार कर रहा है तो उसे विभिन्न लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इनपुट आपूर्ति जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशकों आदि के लिए अलग अलग कानूनों के तहत लाइसेंस लिए जाने चाहिए, जिसमें शामिल हैं मापतौल अधिनियम, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, बीज अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम, बीज प्रमाणीकरण। सरकार से इन लाइसेंसों को हासिल करने के लिए एफपीओ का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। विनोद, यहाँ पर हम अलग अलग लाइसेंसों से संबंधित चित्र देख रहे हैं। ये वो हैं जो आमतौर पर किसी भी एफपीओ को कारोबार करने के लिए जरूरी है। अगर आपका एफपीओ कारोबार विस्तार करने के लिए किसी अन्य कारोबारी संस्थान के साथ करार करना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के जरिए कानूनी दर्जा हासिल करना जरूरी है। जैसे कि आप किसी थोक उत्पाद सप्लायर के साथ सीधे करार करना चाहते हैं तो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। अक्सर एफपीओ को अपना कारोबार बढ़ाने या कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। ऐसे में बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से पैसा जुटाने के लिए एफपीओ को रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही उसके पास अन्य प्रमाण होने भी अनिवार्य हैं। एफपीओ के कारोबार को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं मौजूद हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एफपीओ की एक वैधानिक पहचान होना अनिवार्य है। मसलन स्मॉल फार्म्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एफपीओ को अनुदान, मैचिंग ग्रांट एवं अन्य योजनाओं के जरिए मदद करता है। इसी तरह नाबार्ड के पास भी एफपीओ के लिए कई योजनाएं हैं। नाबार्ड की सहयोगी संस्था नैब किसान एफपीओ को कर्ज मुहैया कराती है। अन्य योजनाएं जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स का फायदा भी रजिस्टर्ड एफपीओ उठा सकते हैं। वक्त के साथ एफपीओ को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए स्वयं की परिसंपत्तियां, एसेट्स और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है।
उदाहरण के लिए कृषि उपकरणों की खरीदारी, सर्विस सेंटर तथा ऑफिस, गोदाम, वेयरहाउस यानी भंडार गृह या प्रोसेसिंग सेंटर, प्रसंस्करण केंद्र आदि की स्थापना। इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए एफपीओ को कानूनी दर्जा हासिल होना आवश्यक है। विनोद जी, मुझे उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आप यह समझ गए होंगे कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाना कितना महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सरला जी, ये उदाहरण काफी व्यवहारिक है। एफपीओ का रजिस्ट्रेशन उन्हें कारोबारी लेन देन करने के लिए एक अलग पहचान मुहैया कराता है और उनके सदस्यों और शेयरधारकों के लिए फायदेमंद भी होता है। जी बिल्कुल विनोद जी। धन्यवाद सरला जी, इतने बेहतरीन ढंग से ये समझाने के लिए। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसे कौन कौन से कानूनी रूप हैं जिनके तहत हम अपना एफपीओ रजिस्टर करवा सकते हैं? विनोद जी, कई ऐसे एक्ट हैं जिनके अंतर्गत एफपीओ रजिस्टर करवाए जा सकते हैं, जैसे कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 एवं राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट। इस टेबल के माध्यम से इसे आसानी से समझा जा सकता है। कोऑपरेटिव एक्ट 1912 में अस्तित्व में आया। ये भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। हमारे यहाँ ऐसी कई सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो इस कानून के वक्त से मौजूद हैं। प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट आने के बाद से सहकारी सोसाइटी के स्वरूप में काफी सुधार आया है और अब निजी कंपनी की तरह काम करने लगी हैं। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में प्रोड्यूसर कंपनी को लेकर अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत वे अन्य कंपनियों की तरह सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके रजिस्टर की जा सकती हैं। इसे कॉलम के माध्यम से इस तरह से समझ सकते हैं। मानदंड, सहकारी सोसाइटी और प्रोड्यूसर कंपनी। रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। सदस्यता, सभी व्यक्तियों या सहकारिताओं के लिए खुली, केवल उत्पादक सदस्य एवं उनके संस्थान। कार्यक्षेत्र, बायलॉज उपनियमों के अनुसार, एमओए के अनुसार। अन्य संस्थाओं से संबंध, केवल लेन देन आधारित। ज्वाइंट वेंचर और गठजोड़ बना सकते हैं। शेयर, खरीद फरोख्त नहीं, सदस्यों के बीच खरीद फरोख्त। कर्ज का अधिकार, सीमित। कई विकल्प, लाभ वितरण, पूंजी पर सीमित लाभांश, संरक्षक पर निर्भर लेकिन रिजर्व भी रखना आवश्यक। कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्रोड्यूसर कंपनी में कुछ भिन्नताएं होती हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता केवल व्यक्तियों और दूसरी सहकारी सोसाइटी के लिए खुली होती हैं, जबकि प्रोड्यूसर कंपनी में कोई भी उत्पादक समूह या संगठन जो उत्पाद या सेवाओं से जुड़ा है सदस्य बन सकता है। इनमें किसान, शिल्पकार, पशुपालक, मछली पालक, शहद एकत्र करने वाले सभी प्रोड्यूसर माने जा सकते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी में केवल प्रोड्यूसर ही कंपनी बना सकते हैं। वह केवल प्रोड्यूसर तथा अन्य प्रोड्यूसर कंपनी ही इसमें शेयर होल्डर बन सकते हैं। सहकारिता में मुनाफे का बंटवारा शेयर के लाभांश तक सीमित है, जबकि प्रोड्यूसर कंपनी में सदस्य विशेष के कंपनी के साथ व्यापार के स्तर के अनुसार लाभांश दिया जाता है। प्रोड्यूसर कंपनी में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। शुक्रिया सरला जी, इतने विस्तार से समझाने के लिए। आज के सत्र में मैंने जाना कि संस्था को कानूनी दर्जा मिलने के बाद उसे कारोबार करने, पैसा जुटाने, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, लाइसेंस हासिल करने, कारोबारी साझेदारी करने, वित्तीय और कारोबारी लेन देन एवं बुनियादी ढांचा खड़ा करने की राह आसान हो जाती है। कोऑपरेटिव एक्ट और प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट ऐसे कानून हैं जिनके तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर एफपीओ कानूनी दर्जा हासिल कर सकता है।